नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी स्पेशल वेब सीरीज में जिसका नाम है बेचना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बिजनेस प्रॉफिट से चलता है और वो प्रॉफिट के लिए सेल्स जरूरी है। और सेल्स ऐसी चीज है जिसे कंटिन्यूस सीखना पड़ता है। और विश्वास वाले सर का यही इनिशिएटिव है, जहां पहले एपिसोड में उन्होंने बताया कि सेल्स क्या है, सेकंड एपिसोड में लीड जनरेशन, देन प्री सेल्स हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और फिर पोस्ट सेल्स का भी हम लोग का ये चालू है। फोर्थ एपिसोड में उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑब्जर्व करना है और उनको क्या क्या बात करनी है। इस तरह से सीरीज बाय सीरीज हम एक एक कदम चल रहे हैं और ये कदम जो है ये हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमें सक्सेस तक पहुंचाएंगे, ये हमें सेल्स क्लोजिंग तक पहुंचाएंगे। किसी भी सेल्स का जो अल्टीमेट एम है क्लोजिंग, और ऑफ कोर्स बिजनेस का अल्टीमेट एम है प्रॉफिट। तो विश्वास वाले सर को बुलाते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? यस, एकदम बढ़िया हूँ। जैसे अपनी सेल्स की सीरीज चल रही है, बेचना जरूरी है, वैसा ही एकदम जबरदस्त, एकदम एनर्जेटिक और एंथुसियाज्म। सर पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा सर, आपने ये जो सेल्स सीरीज का इनिशिएटिव लिया है प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप, मैं जानता हूं कि आपका एक एक टाइम जो है कितना कीमती है, उसके बावजूद भी आपने गिविंग देने के ख्याल से, देने के इंटेंशन के साथ, देने के पर्पस के साथ, लोगों के भले के लिए आपने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, और जहां जहां जो जो आप उसमें सीक्रेट्स बता रहे हैं, इसलिए वंस मोर मैं सारे अपने एंटरप्रेन्योर्स भाइयों बहनों दोस्तों की तरफ से आपको थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मनीष जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आपकी वजह से और डीडीएफ के वजह से ये सीरीज बहुत ही सक्सेसफुल हो रही है, और ये इसका जो रिस्पॉन्स है डे बाय डे बहुत बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ते जा रहा है। सो बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। लेट्स स्टार्ट विद आवर स्पेशल वेब सीरीज बेचना जरूरी है। जरूरी है, यस। थैंक यू मनीष जी, यस थैंक यू मनीष जी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक वेब सीरीज है, सेल्स की वेब सीरीज है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी लोगों की तरफ से आ रहा है डे बाय डे। ये आज का जो 5वां एपिसोड है, और एक सेल्स शुरू से लेके एंड तक जो जो चीजें लगती है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हो, फिर उसकी सिस्टम्स हो, फिर लीड जनरेट करने के लिए कि प्रिकॉशंस हो, लीड जनरेट होने के बाद लीड कैसे फिल्टर हो, लीड फिल्टर होने के बाद लीड को कैसा अप्रोच करे, अप्रोच होने के बाद उसको कैसा प्रेजेंट करे, उसको कैसे हैंडल करे, उसके बाद उसको कैसे क्लोज करे, और क्लोज करने के बाद फिर से उससे कैसा सेल्स लेके आए, इसके ऊपर ये आधारित है ये पूरी सीरीज। और इसका पूरा कोर जो है ये सेल्स में है। पैसा कैसा लेके आना है बिजनेस में, सेल्स कैसे बढ़ाना है, क्रॉस सेल कैसा करना है, अपग्रेड कैसे करना है, ये सब चीजों पे हम इस पे आगे भी बात करने वाले हैं। तो ये पूरी सीरीज ही डेडिकेटेड टू सेल्स, पैसा लेके आने के ऊपर। और जितना आपका स्किल सेट अच्छा है, उतना आपको पैसा लाना इजी होता है। पहले कुछ दिनों में सपोज एक डील क्लोज करने के लिए आपको अगर 4 घंटे लगते होंगे और 8 फॉलोअप लगते होंगे, तो ये सीरीज में जो जो टूल्स और टेक्निक्स, जो एक्शन प्लान्स, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करो तो आप वो जो 4 घंटे का काम है वो 2 घंटे में कर सकते हो, 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो। जिसके लिए जो डील क्लोज करने के लिए आपको 4 घंटे लगते थे या 4 फॉलोअप करने पड़ते थे, वो शायद 2 या 3 में हो, 1 में हो, तो आपका टाइम भी सेव होगा। और एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे पास जो लिमिटेशंस होती है, उसमें 3 चीजों की लिमिटेशंस खासकर होती है। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है समय, और तीसरा होता है नॉलेज।
तो ये सब चीजें जो है वो बहुत संभल के यूज करनी पड़ती है। वो जितनी आप सटीक यूज करोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम अपना जो टॉपिक है वो सेल्स के ऊपर है, और इसका जो नाम है जैसे बेचना जरूरी है, बेचोगे तो जिंदा रहोगे, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स की लैंग्वेज में। तो ये जो अभी तक हमने जो पहले 4 एपिसोड देखे हैं उसमें सेल्स की लीड्स, सेल्स की फिल्टरेशन प्रोसेस, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, और हम अभी जो थे वो 5वें एपिसोड में है। और उसमें हम हालांकि जो एक सेल्स की जो प्रोसेस होती है लीड फाइनल होने के बाद, बिफोर सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स एंड आफ्टर सेल्स, ये 3 हिस्से में डिवाइड होती है। तो पहला हिस्सा था बिफोर सेल्स पे जाने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है लास्ट एपिसोड। उसके बाद सेल्स का जो कॉल है, ड्यूरिंग कॉल, सेल्स कॉल क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सेल कॉल क्लोज हो सकता है और आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ सकता है। और तीसरा जो रहेगा पड़ाव वो रहेगा कि आफ्टर सेल्स कॉल क्लोज हो गया उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सो अभी हम 5वें एपिसोड में हैं और ड्यूरिंग सेल्स कॉल क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आपको पहले प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग मतलब आस्किंग मोर रिलेवेंट क्वेश्चन, जिससे आपको उस कस्टमर का प्रॉब्लम, पेन पता चलेगा या उसकी असली नीड है क्या है पता चलेगी। बहुत सारे कस्टमर को उनकी असली नीड पता नहीं होती, उन्हें कुछ तो चाहिए होता है, कुछ तो चीज की जरूरत होती है, बट एग्जैक्टली क्या चाहिए नहीं पता होता है। तो उसकी नीड फाइंड आउट करना एक कला है। जितनी अच्छी तरीके से आप उसकी नीड फाइंड आउट करोगे, जितनी अच्छी तरीके से उसको सवाल पूछोगे, उतने अच्छे तरीके से आपको आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट करने आएगा। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स प्रोफेशन, एज अ सेल्स कंसल्टेंट, आप एक चीज ध्यान में रखो, जब तक आपका प्रोबिंग होगा नहीं तब तक आपका प्रोडक्ट बताना नहीं, और प्राइसिंग तो पहले कभी मत बताना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको पूछते हैं कि सर वो तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज हो तो मुझे पता है, आप मुझे सिर्फ प्राइस बताइए, कितने में आएगा। अगर वो बोलता है कितने में आएगा तो हो सकता है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर है। उसको आप क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, वो आप क्या आपका एसेट्स क्या है, आपका वैल्यूज क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको प्राइस से मतलब है। अगर तो वो आपको पैसे कमाने देने वाला कस्टमर नहीं, तो वो आपका कस्टमर हो भी सकता है और आपका कस्टमर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप वैल्यू बेस्ड काम करना चाहते हो तो फिर उससे बात करने का कोई मतलब। सो हम इस चीज पे थे कि कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जितना अच्छा प्रोबिंग करोगे उतनी अच्छी तरीके से आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, और जितने अच्छी तरीके से आप नीड आइडेंटिफाई करोगे उतने ही इजी तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो। कस्टमर को जितने अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो उतने अच्छी तरीके से वो क्लोज हो सकता है। अगर आपने वो ट्रैप देखा होगा, चीता जब अपनी शिकार करने जाता है तो डायरेक्ट झड़प नहीं मारता है, वो पहले देखता है कि वो जो हिरन एक साथ है उसमें से कौन सा ऐसा हिरन है जो वीक है, कौन सा ऐसा हिरन है जिसको अलग से निकाला जा सकता है, कौन सा ऐसा हिरन है जिसको भगाया जाता है पहले, फिर वो भगाने के बाद उसको एक सही मौके पे उसको क्लोज करता है, वो भी क्लोजिंग ही करता है। तो शिकार जब करता है तो वो भी क्लोजिंग करता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रोबिंग अच्छे से करनी है। प्रोबिंग अच्छे से करने के बाद आपको उसको प्रॉपरली सवाल पूछने के बाद ही आपको आपका प्रोडक्ट उसको बताना है, तो उससे आपका क्लोजिंग अच्छे से बढ़ सकता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है जनरली इसके बाद आता है, कभी भी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पहले नहीं करना है। बहुत सारे सेल्समैन ये गलती करते हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से उनका जो क्लोजिंग रेशियो है वो हैम्पर होता है। और ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो जाते ही पहले ही प्रोडक्ट बताते हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमारी प्राइस कितनी सस्ती है,
हम क्या क्या देते हैं, कॉम्पिटिटर क्या क्या नहीं देता, ये पहले ही बता देते हैं। उसकी जरूरत है कि नहीं है पता नहीं, उसको क्या जरूरत है वो भी पता नहीं, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं, उसके पैसे है कि नहीं है वो भी नहीं पता है, वो कब लेने वाला ये भी नहीं पता है। और वो बोलता है जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा उसका क्लोजिंग रेशो हैम्पर होता है। तो अगर हमें सिस्टमैटिक तरीके से, अभी ये जो सीरीज है ये बेस्ट सिस्टम है। डिसिप्लिनरी सेल्स, एक प्रोफेशनल सेल्स कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिनरी सेल्स कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल सेल्स कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर है। अगर आपको बाय फ्लूक सेल चाहिए, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से आप सेल्स कर रहे हो, और उस तरीके से उतना ही सेल होगा जितना अभी हो रहा है। अगर आपको अच्छा सेल चाहिए, सस्टेन सेल चाहिए, अच्छे प्राइस पे सेल्स करना है, आपके प्राइस पे आपका प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको एक डिसिप्लिनरी सेल्स करना बहुत जरूरी है, जिसमें बिजनेस की डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। और प्रोसेस है ना, कोई भी बदलाव जब आता है, कोई भी प्रोसेस जब फॉलो करनी होती है, कोई भी सिस्टम जब फॉलो करनी होती है, तो शुरुआत जिसकी होती है, तो शुरुआत के 10 दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। पहले 10 दिन तो आपको तो बहुत पकड़ के रहना पड़ेगा उस चीज को, जो भी बदलाव आप कर रहे हो। अगले जो 10 दिन होते हैं ना, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल होते हैं कि ठीक है दर्द, लेकिन उसका काम हो रहा है, फायदा होने वाला है आगे। और अगले 10 दिन भी आप टिके रहे तो वो एंजॉयबल होते हैं। तो 30 दिन का गेम है, अगर 30-40 दिन अगर आप वो डिसिप्लिन फॉलो करने में कामयाब हो गए तो आगे भी कर सकते हैं। और लंबा गेम अगर करना है, बड़ा कुछ करना है सेल्स में, तो ये फॉलो करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोबिंग के बाद आपको अभी आपका उसका नीड पता चला, उसका प्रॉब्लम पता चला प्रोबिंग की वजह से, देन आप आपका प्रोडक्ट वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज प्रेजेंट कर सकते हैं, आप जो चीज़ के लिए वहाँ पे गए वो प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का जो टाइम होगा वो लो, उसमें कंपनी का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें, आप क्यों, आपके कोई क्लाइंट्स, आपका कोई टेस्टिमोनियल्स, ये सब आपके प्रेजेंटेशन में जनरली होता है। तो आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या डेमो होगा प्रोडक्ट का, वो करो, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताओ। प्राइस का बात नहीं करना है, प्राइस का बात सबसे लास्ट में। और जब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करोगे तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन आना अच्छा या बुरा, तो काफी सारे सेल्समैन भाइयों का मानना ऐसा है कि ऑब्जेक्शन नहीं आने चाहिए, बट मैं ऐसा कहता हूँ अनुभव के तौर पे, ऑब्जेक्शन आना अच्छी बात है। ऑब्जेक्शन नहीं आना, इसका मतलब है आपका सेल्स होने की संभावना लगभग 98% नहीं है, लगभग नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो ओनली 2% केसेस में ऐसा होता है कि वो बिना ऑब्जेक्शन वो प्रोडक्ट ले लेता है, बट वो 2 केसेस होती है। एक होता है मोनोपोली, आपका प्रोडक्ट ही मोनोपोली है, आपके पास ये इस दुनिया में प्रोडक्ट ही आपके पास है, तो ऑब्जेक्शन नहीं आने की आशंका नहीं आ सकते ऑब्जेक्शन। और ऐसा हो सकता है कि उसको जरूरत था और कोई जरूरत है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और कोई दिखा नहीं, सिर्फ आप ही दिखे, तो भी ऑब्जेक्शन जनरली नहीं आते। बट मैक्सिमम केसेस में ऑब्जेक्शंस आते हैं। अभी ऑब्जेक्शन आते हैं तो अगर ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन की तैयारी करके गए हैं तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी सेल्स कॉल पे आप जब जाते हैं तो वो क्या क्या सवाल पूछ सकता है उसकी तैयारी करके जाओ। अभी वो कौन से बेसिस पे आप तैयारी करके जाओगे, तो आपने उसका सस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग किया हुआ है बिफोर सेल्स कॉल में, हमने देखा वो सब। तो बिफोर सेल्स कॉल में हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो कौन सा कस्टमर है, कहाँ पे है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस टाइप की इंक्वायरी है, क्या बजट हो सकता है, ये सब अंदाजा होता है। बट एक टेंटेटिव कॉल होने जैसा है, अपने फिल्टर लिस्ट में वो पास हुआ है, इसके लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, डिसीजन मेकर कौन है, ये सब चीजें वहाँ पे पता चलती है। तो अगर आप उस क्वेश्चन की तैयारी करके जाओ
तो हो सकता है 80% क्वेश्चंस वही आते हैं जनरली जो आपको पता है, जो आप उसको गेस करके गए हो, जिसकी आप तैयारी करके गए हो। 20% चांसेस है कि ऐसे सवाल वो पूछे जिसकी तैयारी आपने नहीं की, तो उसकी सिचुएशन के बेसिस के हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हो उसकी सिचुएशन। लेकिन बिना तैयारी किए आप कोई भी सेल्स कॉल पे जाना नहीं। उसके बाद आता है कि अगर आपका ऑब्जेक्शंस आना चालू होते हैं उनके, तो ऑब्जेक्शन में खासकर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं, बट 2 ऑब्जेक्शन काफी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं लोगों से। एक ऑब्जेक्शन आता है कि सब प्रोडक्ट बेचने के बाद, सब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होने के बाद एक अक्सर जो ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन अलग अलग तरीके के आते हैं कि ठीक है आपका प्रोडक्ट है, सोच के बताता हूँ, प्राइस महंगा है, लेना तो है लेकिन अभी गाही नहीं है, आपका है, आप इस जो आपने बताया ये सिर्फ डिलीवरेबल है, इसकी क्या गारंटी है, इसका कोई रिजल्ट है क्या, ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों में पूछते हैं। बट जनरली एक जो फ्रिक्वेंटली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसमें से पहला ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे सोचने का टाइम दो, प्रोडक्ट लूंगा आपसे, अच्छा है, इंटरेस्ट है, बट थोड़ा टाइम दो, या सोच के बताता हूँ या पूछ के बताता हूँ। अभी पूछ के बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, या थोड़ा टाइम दो, 2 दिन के बाद फोन करो, या मैं फोन करता हूँ, इस टाइप के जब ऑब्जेक्शंस आते हैं जनरली, ये मैक्सिमम टाइम आते हैं ऐसे। आप में से भी कहीं लोगों का ये अनुभव होगा कि ये ऑब्जेक्शन आया है उन्हें, पूछ के बताता हूँ, थोड़ा टाइम दो, मैं आपको फोन करूंगा, आप फॉलो अप मत करो, लेना तो है, लूंगा तो आपसे ही लूंगा, ठीक है, इस टाइप। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन है, इसका मतलब क्या है? पहला तो जो आपने उसे अभी तक प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्राइसिंग के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपके बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, या उसने और कुछ इंफॉर्मेशन बीच में पूछी होगी, वो उसे पूरी नहीं मिली, उसे और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तीसरा, उसे चेक करना है। क्या चेक करना है? आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करना है कि ये आदमी कैसा है, ये कंपनी कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका प्राइसिंग कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है। अब ये कहाँ चेक कर सकता है? वो बहुत सारे सोर्सेस है। व्हाट्सएप पे चेक कर सकता है, फेसबुक पे चेक कर सकता है, इंटरनेट पे चेक कर सकता है, नेटवर्क में चेक कर सकता है, गूगल पे चेक कर सकता है, वेबसाइट पे चेक कर सकता है, इंडिया मार्ट पे चेक कर सकता है, जस्ट डायल पे चेक कर सकता है। तो उसे और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसे कुछ चेक करना है। वो पूरा सेटिस्फाई नहीं है जो आपने बताया। या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ डाउट आया हो, ऐसा डाउट आया हो कि उसे और ज्यादा ऑप्शन की जरूरत हो, और अच्छे प्रोडक्ट्स इससे मिल सकते हैं क्या, कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन भी करना होता है कि इससे अच्छा और प्रोडक्ट है क्या मार्केट में, ऐसे ही प्रोडक्ट पर इससे कम प्राइस में मिल सकते हैं क्या, सस्ते में मिल सकते हैं क्या, अच्छे ऑफर में मिल सकते हैं क्या, अच्छा प्राइस बेनिफिट में मिल सकते हैं क्या, अच्छा टाइप में मिल सकते हैं क्या। तो उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है, और ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत होती है, और ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। कहीं तो आप कम पड़े हो। जैसे हम 95 रन बनाते हैं और 100, क्रिकेट में 95 रन बनाते हैं और 100 रन बनाते हैं। सेंचुरी कब होती है? जब 100 बनाते हैं। 95 का सेंचुरी होता है क्या? नहीं होता है, हालांकि 5 रन का ही फर्क है। सेम है क्लोजिंग, और क्लोजिंग हो सकता है हुआ नहीं है, होल्ड किया है उसने। इसका मतलब है आपको और थोड़ी काम करने की जरूरत है, और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और थोड़ा डेटा, इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट फैक्टर, टेस्टिमोनियल्स, ऑफर, अच्छी ऑफर, अच्छा प्राइस डील देने की जरूरत है।
दूसरा बहुत ही कॉमन और बहुत ज्यादा पैमाने पे आने वाला जो ऑब्जेक्शन है वो है आपका प्राइस ज्यादा है, आपका प्राइस महंगा है। ऐसा ऑब्जेक्शन आता है। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आया तो आप प्राइस पे बात नहीं करते हुए आप आपकी क्वालिटी पे बात कर सकते हो, आप आपके डिलीवरेबल फैक्टर्स पे बात कर सकते हो, आप आपके स्ट्रेंथ पे बात कर सकते हो, आप आपके कमिटमेंट पे बात कर सकते हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एक बहुत ही बड़ा फेमस फॉर्मूला है, जॉय बेटन का फॉर्मूला है। उसे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेल्स, सेल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऐसी चीज में आपको करना क्या है, आपको आपके पास एक आध राइटिंग पैड या राइटिंग बुक या एक आध डायरी होनी चाहिए, पेन और पेपर लेके उस प्रॉस्पेक्ट के सामने आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में जितनी एसेट्स है, जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी यूएसपी है वो सब लिखनी है। एड ऑल योर स्ट्रेंथ, आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप जो दे रहे हो, आप जो डिलीवर कर सकते हो, वो सब स्ट्रेंथ लिखो। जैसे कि आपकी कंपनी कितने दिनों से है, आपका कस्टमर बेस कितना है, आपका आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स है, आपके पास आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, आप क्या क्या देने वाले हो। तो वो सब जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सब आप लिखना है, ऐड करना है। ऐड ऑल योर वैल्यूज जो आप देने वाले हो, ठीक है। माइनस हम अभी क्या देख रहे हैं, जॉय बेटन का मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेल्स। इसमें ऐड ऑल योर वैल्यूज, और आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसने कहा कि आपका प्राइस वाला ऑब्जेक्शन है कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आपकी ऑल वैल्यू जो है ऐड करनी यानी लिखनी है लिटरली, उस पर बोलना नहीं है मैन्युअली, सब ये सब लिखना है। फिर आगे माइनस ऑल दैट पॉइंट्स जो आपका कॉम्पिटिटर्स नहीं देने वाला है। उसने तो कहा ना प्राइस ज्यादा है मतलब कितना, अगर आपका आप एक वाटर प्यूरिफायर का प्रोडक्ट बेच रहे हो, समझो आपका ऑन एन एवरेज कॉस्ट इज 5000 मार्केट का, आप अगर 6000 में बेच रहे हो तो वो क्या कहेगा आपसे, 1000 रुपए ज्यादा है, इतना ही कहेगा ना। 1000 रुपए ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 18 से 20%, 5000 में 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। तो 20% वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्यों है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, आपके कस्टमर, आप डिसाइड करोगे कि क्या प्राइस में बेचना है प्रोडक्ट, करेक्ट। क्यों ऐसे, बिकॉज आपको मालूम है वो प्रोडक्ट में आप क्या क्या लगाने वाले हो, क्या क्या देने वाले हो। प्रोडक्ट हो या सर्विस, जो देने वाला है उसे पता होता है कि आप उसमें क्या देने वाले हो एक्चुअली। इसके लिए उसका जो असली वैल्यू है वो आपको पता होता है। आपका कस्टमर तो सिर्फ आपको टेस्ट करता है कि आप वो सस्ते में देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे। अगर आप उससे चूक गए तो तब खत्म, तो आपको फिर सस्ते में बेचना पड़ेगा, और सस्ते का कोई वैल्यू नहीं होता है। कितना भी सस्ता दो, उससे और सस्ता मार्केट में मिलता ही। तो जो भी आपका प्राइस है जिससे भी आप बेच रहे हो, और अगर आपका प्रॉस्पेक्ट कहता है कि आपका प्राइस ज्यादा है, तो उस समय आप जॉय बेटन का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेल्स यूज कर सकते हैं। पहला, ऐड योर ऑल वैल्यूज, जो आप ऐड ऑल योर स्ट्रेंथ और वैल्यू जो आप देने वाले हो उसे, माइनस ऑल कॉम्पिटिटर्स, नेगेटिव पॉइंट जो कॉम्पिटिटर नहीं देने वाला है या नहीं दे सकता है, जो आपको पता होगा। फिर इनटू इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ दैट बेनिफिट, ये जो आप स्ट्रेंथ या एसेट से यूएसपी की बात कर रहे हो, वो इंटेंजिबल बेनिफिट कितने सालों के लिए है। एक वाटर प्यूरिफायर कितने साल चलता है, 5 साल चलेगा कम से कम, तो 5 साल के लिए है वो डिफरेंस। 5 साल के लिए आप इंटेंजिबल बेनिफिट, ब्रांड वैल्यू, बाकी सब चीजें भी आ गई उसमें। तो इंटेंजिबल बेनिफिट अगले 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज वो यूज कर सकते हैं। देन डिवाइड कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, जो डिफरेंस वाला कॉस्ट है। सपोज आपका वाटर प्यूरिफायर 6000 का है और कॉम्पिटिटर का 5000 का है, तो डिफरेंस वैल्यू कितना है, 1000 रुपया। अगर एक वाटर प्यूरिफायर का मशीन 5 साल चलता है तो 1000 रुपए डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो हर साल का वैल्यू डिफरेंस कितना होगा, 200 रुपया।
200 रुपए डिवाइड बाय 365 डेज, तो पर डे का कितना हुआ, कुछ पैसों में आएगा पर डे का वैल्यू। तो पर डे के वैल्यू के डिफरेंस के हिसाब, इतने डिफरेंस के हिसाब से या ईयरली 200 रुपए के डिफरेंस के हिसाब से आपको इतना सारा स्ट्रेंथ, इतना सा वैल्यू, इतना सा यूएसपी अगर एडिशनल मिल रहा है तो आई यू नॉट बाय, आप ये बाय क्यों नहीं करते? 200 रुपए के फर्क में इतना फर्क है, तो वहां पे आपका स्ट्रेंथ ज्यादा दिखता है, कॉस्ट कम दिखता है। तो जॉय बेटन का फॉर्मूला बहुत सारी चीजों पे काम करता है। जितना आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा या जितना एमआरपी ज्यादा बड़ा टिकट साइज हो आपके प्रोडक्ट का, वहां पे ये जॉय बेटन का फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये हमने देखा ड्यूरिंग सेल्स, करेक्ट। तो प्रेजेंटेशन के बाद बहुत बार ऐसा ऑब्जेक्शंस आते हैं और उसके बाद निगोशिएशन होता है, निगोशिएशन के बाद क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग में आपका जो फॉर्मेलिटीज होगा, फॉर्म भरना होगा, ऑर्डर फॉर्म लेना होगा, एनएफटी करना होगा, आप क्या क्या देने वाले हैं उसकी कमिटमेंट होगी, ये सब करना जरूरी है। बट एक ध्यान रखना कि अपना प्रोडक्ट अपने प्राइस में बेचने के लिए स्किल लगती है, बेचने के लिए नॉलेज लगता है, बेचने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स लगते हैं, जो कि हम ये जो वेब सीरीज है अपना बेचना जरूरी है इसमें देने वाले हैं। आप ये देखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, उसका फायदा आपको हर पल, हर सेल्स ट्रांजैक्शन में जरूर होगा। इसके लिए आप फिर से कह सकते हैं कि बेचना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है आपका। हर बार की तरह आपका ये भी एपिसोड इतना इंफॉर्मेटिव है कि मतलब अपने प्राइस पे, मतलब सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम कम रखेंगे तो डील क्लोज होगी, जबकि अगर वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वो डील क्लोज होगी। ये आपने बताया, इससे मैं आई एम 100% श्योर मुझे तो फायदा हुआ ही है, क्योंकि मैं आप वो इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे तो फायदा हुआ ही है, वैसे ही मेरे एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों को भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। फिर से अगले एपिसोड में आगे के साथ मिलते हैं, और फिर से जैसे हमेशा बोलता हूँ, याद रखिएगा ये बेचना जरूरी है। यस। थैंक यू सो मच।